चलिए तो अपने न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब उतने ही साधारण और आसान है। और मैंने आपको पहले भी इसका आंसर करा रखा है जब मैं थ्योरी क्वेश्चन पढ़ा रहा था तब। देखिए सवाल में कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कुछ सबस्टांसेस के दिए हुए हैं, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे सिल्वर का दिया है, कॉपर का दिया है, टंगस्टन का दिया है, आयरन का दिया है, मरकरी का दिया है और नाइक्रोम का दिया हुआ है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, हम सीधे सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि बताइए सिल्वर और कॉपर के बीच में कौन सा बेटर कंडक्टर है और क्यों। तो चलिए मैं इसका आपको पहले भी जवाब दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि एक होता है सिल्वर और एक है, मान लीजिए दो आपके पास मेटल दिए हुए हैं, एक सिल्वर का बोला गया है और एक कॉपर का दिया गया है। तो देखिए आप घर में, आप देखिए चूंकि सिल्वर और कॉपर में जो रेजिस्टिविटी होता है वो सिल्वर का क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो जाहिर सी बात है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसी को हम लोग यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कॉपर का भी रेजिस्टिविटी कम होती है, लेकिन इसमें पूछा है कि बेटर कौन है दोनों में। घर में आप देखिए, अब मैं चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ। देखिए आप जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं ना, डोमेस्टिक पर्पस में आप क्या यूज करते हैं, आपके घर में कौन सा तार लगा हुआ है, कॉपर का तार लगा हुआ है। तो क्या आप वहां पर सिल्वर लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। आप सिल्वर का लगाएंगे तो वो काफी बेहतरीन काम करेगा, कॉपर से ज्यादा टिकेगा भी और ज्यादा कंडक्ट भी करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कॉपर के रिस्पेक्ट में कम होती है, कॉपर की भी कम होती है। लेकिन चूंकि कॉपर क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको पता ही है कि मान लीजिए कि जैसे आप सिल्वर का तार लगा देंगे और घर में चोरी हुआ तो सिल्वर के वो तारा, सारा का सारा तार काट कर ले जाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो जब मेरा काम कॉपर से ही चल जा रहा है और कॉपर काफी सस्ता है सिल्वर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम लोग घर के वायरिंग में कॉपर का ही तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और दोनों में बेटर कंडक्टर कौन है, तो निश्चित रूप से सिल्वर बेटर कंडक्टर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इससे जो करंट फ्लो करेगा वो कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा फ्लो करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मटेरियल वुड यू एडवाइज टू बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग पर्पसेस। अब देखिए बोलते हैं कि हीटिंग पर्पसेस में क्या है, तो अब आपके पास ऐसा ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए या ऐसा किसी चीज का तार बना हुआ होना चाहिए जो कि हीट की कैपेसिटी को बर्दाश्त कर सके। अब जैसे आपके पास प्रेस है या हीटर है, तो हीटर में जो कॉइल लगा रहेगा उसका तार कैसा होना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा हीट को मतलब अपने पास रख सके। तो ऐसे तार को मैंने पीछे भी बता रखा है, इस तार का नाम क्या है, नाइक्रोम। तो इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग डिवाइस होती है, चाहे वो आपका प्रेस हो, है ना, तो प्रेस में जो तार का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सा होता है, उस तार में मटेरियल कौन सा लगा होता है, तो नाइक्रोम का लगा रहता है। तो बस ये आपको सवाल देखिए कि कितना बड़ा था और इसका आप जवाब देख लीजिए कि कितना छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो रेजिस्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस जो है 5 ओम दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं कि R1 कितना दिया है, 5 ओम दिया हुआ है, और R2 कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। तो आप बताइए कि इसमें से मिनिमम करंट कितना फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, और आप जो है हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। और बोला है कि फिर स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट निकालिए दोनों सर्किट के केस में। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। तो देखिए मैं इसको बना रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर मैं दोनों कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है कि आप अगर आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं तो सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा, कि मिनिमम किस में बहेगा और मैक्सिमम करंट किस में बहेगा। तो मैं आपको दो तरह का कनेक्शंस बताया था। एक कनेक्शन मैंने बताया था सीरीज कनेक्शन बताया था, और दूसरा मैंने बताया था आपको पैरेलल कनेक्शन। तो मैंने एक कनेक्शन क्या ले लिया है, यहाँ पर सीरीज ले लिया है, जिसके लिए क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 ओम हो गया और ये 10 ओम हो गया। और उसी तरह से मैं एक बना देता हूँ आपके पास पैरेलल कनेक्शन, जो कि आपका डोमेस्टिक वायरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको मैं 6 वोल्ट टर्मिनल से जोड़ देता हूँ, तो ये प्लस और ये माइनस।
और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये हो गया आपको 5 ओम और ये हो गया 10 ओम। तो देखिए अब आपको क्या पता चल गया, अब यहाँ से दोनों जगह से आप क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, तो 5 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे, 15 ओम हो जाएंगे। अब आपके पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। तो यहाँ आपको पता है कि ओम्स लॉ से क्या होता है, जो V ओम्स लॉ से आपको पता है कि V बराबर हम क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ कि यहाँ से बताइए कि I की वैल्यू तो पूछा ही है, तो V बाई आर लिख सकता हूँ। V कितना है, 6 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है, 15 आया है। तो आपको पता है 15 चौके 60, तो 0.4 एम्पियर की करंट यहाँ से दौड़ेगी। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको मालूम ही होगा, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ पूरी तरह से कि 1 बाई आर डैश में ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 और ये हो जाएगा 1 बाई R2। तो 1 बाई आर डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 बाई 10। तो यहाँ पर जो आर डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 10 बाई 3 ओम। अब आपको पता है कि वोल्टेज दिया है आपके पास 6 वोल्ट। तो आपको पता है ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इस केस में भी आपका करंट कितना आ जाएगा, आपके पास करंट कितना आ जाएगा, V बाई आर, और V कितना है 6 और डिवाइडेड बाई कितना है R। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 10 बाई 3 आ रही है। तो अब आप इसको लिख लीजिए कि जो I की वैल्यू होगी 6 इंटू 3 बाई 10 हो जाएगा, तो 18 बाई 10 आ गया। तो अब आपके पास करंट कितना आ गया, 1.8 एम्पियर आ गया। तो अब देखिए कि अब इस केस को, जो सीरीज वाला केस में था, तो आई सीरीज आपके पास कितना आ गया, करंट इन सीरीज में आपके पास आया 0.4 एम्पियर, और जो आपके पास आई पैरेलल में आया वो क्या कितना आया, 1.8 एम्पियर आया। तो यही तो आपसे सवाल पूछा था कि बताइए कि कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो आपको दिख गया कि आई पैरेलल जो होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है सीरीज के रिस्पेक्ट में। इसीलिए तो घर में क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि आपका फ्रिज लगा होता है, एसी लगा होता है, और उन सबका कनेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है, और सबको करंट का डिमांड कैसा होता है, वो भी तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो देखिए मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चंस में, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो करंट मैक्सिमम करंट होगा वो किस में बहेगा, तो पैरेलल सर्किट में वो बहता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको मिनिमम करंट भी बता दिया, मैक्सिमम करंट भी बता दिया, और आप किस में कनेक्ट करेंगे, तो आपको भी अभी मैंने जवाब दिया कि हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो एक केस सीरीज का होगा और दूसरा केस पैरेलल का होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो ये जो डायग्राम बना हुआ है यही आपका जवाब हो गया। अब बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केसेस, तो कुछ नहीं करना है, आपसे तो क्या पूछा है कि दोनों करंट का बताइए। तो आई को मान लीजिए आई सीरीज और प्लस आई पैरेलल कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो कितना आ रहा है आपके पास, एक 0.4 आ रहा है और एक 1.8 आ रहा है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर का करंट दोनों जगह से मिल के फ्लो कर रहा है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। आई एम सॉरी, ये आई सीरीज आई पैरेलल मैंने लिखी सर, वो क्या बोला है, एक बार क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, बोला है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केसेस। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो आपका स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा दिख रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपके पास, बोलता है कि एक सर्किट डायग्राम जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा बना हुआ है, तो इसमें पूछता है कि बताइए करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। उसके बाद बोलता है कि टोटल करंट कितना होगा, और बोलता है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। तो देखिए आप देखिए ये सर्किट बना हुआ है, तो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपके पास। अब मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई बह रहा था, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक तो आई आ रहा है और निकलेगा भी आई ही, नो डाउट। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये करंट क्या हो गया, बट गया। यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ पर I2 जा रहा है, और यहाँ पर I3 जा रहा है। और मैंने बताया था कि करंट कौन से सर्किट में बट जाता है, और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने आपको कि घर में पैरेलल सर्किट वायरिंग क्यों करवाया जाता है, क्यों, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का जो डिमांड होता है
करंट का वो अलग अलग होता है। वोल्टेज तो आपके पास सेम ही बहता है 220 या 440। अगर 220 बह रहा है तो सिंगल फेज की लाइन है, और 440 बह रहा है तो आपके पास 3 फेज का लाइन है। ठीक है, तो देखिए, तो ये कौन सी सर्किट हो गई अपने पास, पैरेलल सर्किट हो गई। तो इसके लिए मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, तो 1/R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो अब ये 1/R कितना हो जाएगा, 5, 2 और 10 का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 5 2 7 1 8, 8/10 आ गया, 2 चौके 8, 2 बचे 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5/4 ओम आ गया। तो जो आपके पास इफेक्टिव टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सर्किट में फ्लो करेगा वो कितना के बराबर आ गया आपके पास, तो 5/4 ओम के बराबर आ गया। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि हर एक रजिस्टर में करंट कितना बह रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो बट क्या रहा है, करंट बह रहा है। तो हर केस में हम V बराबर आई आर लगा। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए हर केस में। तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो I1 क्या हो जाएगा, V तो सब में बराबर रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो V कितना है, 6 वोल्ट है, R1 कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कितना ओम आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 3 एम्पियर का करंट जो है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आपके पास फ्लो कर रहा है। उसी तरह से आप I2 कितना निकाल लेंगे, तो V/R2 निकाल लेंगे। और V कितना है आपके पास, 6 है। और R2 कितना है आपके पास, 5 ओम है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। उसी तरह से आप I3 निकाल सकते हैं। तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/10 आ जाएगी। तो ये कितना आ गया आपके पास, 0.6 एम्पियर का करंट आ गया। अब आपसे पूछा था कि टोटल करंट कितना निकलेगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो जो I का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर प्लस 1.2 और प्लस 0.6। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 3 1 4, तो 6.8 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। तो अब आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुका होगा कि इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को आप बनाने का कोशिश कीजिए बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ पर इस तरह का सर्किट है। तो अब इस तरह के सर्किट को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए आपके पास कैसा जुड़ा हुआ है, एक 7 ओम का ऐसे लगा हुआ है रेजिस्टर, और यहाँ से फिर ये बट गया है 5 ओम में, और दूसरा किस में बटा हुआ है, 10 ओम में बटा हुआ है, और ये इस तरह से निकल गया है। तो देखिए अब इस तरह के सर्किट को कैसे आसान करेंगे। तो आप देखिए यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, करंट अगर यहाँ से आ रहा होगा आई, तो यहाँ तक भी आई ही आया होगा। लेकिन यहाँ पर जाकर बट गया, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग हो गया। तो जैसे ही करंट बढ़ गया, मतलब 5 और 10 किस में बन गए, पैरेलल में बन गए। तो 5 ओम और 10 ओम ये कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो अब पैरेलल में हो गए तो 1/R निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10। तो ये हो गया 10, तो 5 दूना के 10, 10 एकम 10, ये हो गया 3/10। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3 ओम आ गया। तो अब आपका जो सर्किट बना वो कैसा बन गया, यहाँ से यहाँ तक 7 ओम था, और ये दोनों कंबाइंड मिलके क्या बना दिए, 10/3 ओम का बना दिए। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, 7 एंड 10/3 ओम, ये किस में है, सीरीज में आ गए। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू 7 प्लस 10/3। ये कितना हो जाएगा, 17 21 और 10 31/3। जो आपका R इक्विवेलेंट आया, मतलब जो R निकल कर आया आपके पास, वो कितना के बराबर आ गया, 31/3 के बराबर निकल के आ गया। तो आपसे क्या पूछा था सवाल, तो एक सवाल आपसे ये भी पूछा था कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 31/3 आ गई। अब दूसरा पूछता है कि टोटल करंट कितना होगा। तो टोटल करंट आप कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल R कितना आ गया, 31/3 ओम आ गया। और वोल्टेज आपके पास कितना दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए, 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो I कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V कितना है आपके पास, 6 वोल्ट है, और ये 31/3 है। ये हो जाएगा 6 गुना
6/31/3, तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 3/31, मतलब 18/31 एम्पियर का करंट यहाँ से दौड़ रहा है। अब आपसे पूछा है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कि वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम, तो आपको पूछा है कि 7 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। तो हमको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, और यहाँ से भी तो I ही चला था ना, तो I आपके पास आपको पता है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आप चेक कर लीजिए 18/31 कर रहा है, तो जो आपके पास आपसे पूछा क्या है कि वोल्टेज पूछा है किसके अक्रॉस, 7 ओम के अक्रॉस। तो आपको पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू कितनी है। आई की वैल्यू अभी अभी हम चेक किए थे, कितना था 18/31 था, तो 18/31 रख देंगे क्योंकि यहाँ तक तो आई ही आ रहा था। और आर क्या है 7 ओम है, तो 18/7 ये कितना होता है, तो 8 7 56 और 12 126/31 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपसे पूछा है सवाल में, आपसे सवाल में क्या बोलता है कि आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट लैम्प विच वन हैज द हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे, आपको सिर्फ क्या दे दिया है, एक पावर का वैल्यू दे दिया है 60 वाट और दूसरे पावर का वैल्यू कितना दे दिया है 40 वाट। तो ये दो ठो लैंप है, इसमें से बोलता है कि हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस में होता है ना, जब वो लोग यूज करेंगे। तो हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया है V²/R होता है, तो हमको तो यही टर्म चाहिए, या पावर बराबर क्या होता है I²R भी होता है, लेकिन जब वो यूज में है तो हम वोल्टेज का सोर्स लेंगे, तो जो पावर होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V²/R हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, सॉरी V² क्या हो जाएगा आपके पास P हो जाएगा यहाँ पर, तो V² ये क्या हो गया P बन गया। तो आप देख रहे हैं कि R क्या हो गया, R और पावर एक दूसरे के क्या हो गए, R एंड P, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब मैं आपको और बेसिक पूरा क्लियर कर देता हूँ आपका। जैसे देखिए अब R जो होगा, मान लीजिए वोल्टेज का कोई वैल्यू होगा, या तो 220 होगा या 440 हो गया, तो वो तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया। तो R क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p हो गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया, वो कांस्टेंट टर्म था तो R बराबर हम k/p लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि P की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी R उतना ही क्या होगा आपके पास, कम होगा ना, और P जितना ही कम होगा उतने ही आपके पास क्या होगा, मतलब R जो होगा, मैं बता दूं आपको कि R जो है ज्यादा कब होगा, जब P की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और R जो होगा कम कब होगा, जब P की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और आपसे तो यही पूछा है ना कि हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस में होगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर 60 का वैल्यू पुट करेंगे पावर की जगह, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा वो कम मिलेगा, और 40 वाट वाले में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि जो 40 वाट का लैंप होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसके रिस्पेक्ट में, 60 वाट के रिस्पेक्ट में। और मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप इस सवाल को पढ़िए, काफ़ी लंबा सवाल है। बोलता है कि दो लैंप हैं जो कि एक 60 वाट और 220 वोल्ट का है, और ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। और दूसरा क्या बोलता है कि दूसरा जो है 40 वाट का है और 220 वोल्ट ले रहा है। और इनको कैसे कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्ट में। चलिए मैं आपके लिए सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। तो बोलता है कि दोनों किस में, पैरेलल में बने हुए हैं। तो पैरेलल में कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा, और दूसरा जो है इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बोला गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रेजिस्टेंस, आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है और मैं कुछ और बता रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं फिगर बना दूँ उसके बाद। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास, इसको कितने वोल्ट से जोड़ा गया है, दोनों जगह 220 वोल्ट ही है, तो 220 वोल्ट ही ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, आप देखिए कि 60 वाट जो है, एक 60 वाट और 220 वोल्ट का एक लैंप यहाँ पर जलाया गया। तो मैं यहाँ लैंप ही बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर लैंप ही बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ देखिए ये लैंप हो गया और यहाँ पर दूसरा एक लैंप हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया है, तो मैंने तो आपको रेजिस्टेंस के फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। तो
और मैंने आपको क्या बताया है कि रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज और पैरेलल होगा, लेकिन यहाँ तो बल्ब दे दिया है। मतलब ये जो रेटिंग दिया हुआ है पावर के साथ वोल्टेज का, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, रेजिस्टेंस में, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो पावर होता है वो कितना होता है, V²/R होता है। तो मैं आपको देखिए, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं R1 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। तो V कितना दिया हुआ है आपको, 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाई P कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए। उसी तरह से अगर आप R2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो V²/P ही लगाएंगे, और V कितना है, 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये जो मतलब अब ये किस में चेंज हो गया, R1 और R2 में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो अब मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता हूँ जो मैंने शुरुआत में ड्रॉ किया था। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखिए, अब तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट ही दिया हुआ है। तो अब ये क्या बन गया, R1, और ये क्या बन गया, R2। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि दो रेजिस्टेंस जो होता है, अब आपसे पूछा क्या गया है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो मैंने आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया इस पोर्शन का। तो पहला आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछता है कि बताइए कि कैलकुलेट द, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस की उसने बोला नहीं है निकालने के लिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो आप दोनों फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जामिनर्स आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि बताइए कि करंट कितना ड्रॉन करेगा यहाँ से। तो चलिए देख, अब देखिए दोनों के केस में क्या दिया हुआ है। अब मैंने आपको बता रखा है पहले कि जो आपका वोल्टेज होता है वो पैरेलल सर्किट के केस में क्या होता है, सेम होता है। और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो मुझे पता है कि पावर कितना होता है, V/I होता है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, आपसे पूछा क्या है, करंट पूछा है ना, करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो मैं अगर I का वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर और V के टर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं I1 लिखूंगा तो P1/V लिख सकता हूँ, और I2 क्या लिख सकता हूँ, P2/V लिख सकता हूँ। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P1 60 है और V कितना है, 220 है। तो 6/22 आ गया आपके पास एम्पियर I1, और उसी तरह से I2 कितना हो जाएगा आपके पास, 40/220 आ जाएगा। तो ये आप कितना लिख सकते हैं, 4/22 एम्पियर लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपसे पूछा है करंट, तो I कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। और I कितना है, 6/22 प्लस 4/22, ये कितना हो जाएगा, 10/22 एम्पियर। तो ये आपका निकल गया दूसरा सवाल का क्वेश्चन। अब तीसरा बोलता है कि बताइए कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैम्प्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। तो बोलता है कि अगर 1 घंटा तक चला है तो बताइए कि आपका टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया। तो कैसे निकालेंगे आप, तो तीसरे वाले पोर्शन को आप कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए पता है, क्या पता है कि जो आपका पावर होता है वो होता है V/I, और आपको टोटल I का स्ट्रेंथ तो पता चल ही चुका है। तो आपसे पूछा है ना कि टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टू लैम्प्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर, अगर 1 घंटे के लिए इनको ऑपरेट किया जाए तो ये कितना हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपके पास, 220 दिया हुआ है। करंट टोटल कितना आ गया, 10/22 आ गया। यहाँ देखिए 22 दहा में, तो पावर आपके पास कितना आ गया, 100 वाट आ गया। और ऐसे भी अगर आप जोड़ के भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि 100 वाट ही होगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ कि वो आता कैसे है। ठीक है, अब आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, एनर्जी कहलाता है। एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। पावर क्या होता है आपका, पावर होता है एनर्जी बाई टाइम होता है। एनर्जी बाई टाइम, समय के साथ किया गया जो एनर्जी खर्च होता है वही तो पावर कहलाता है। तो एनर्जी आपके पास, आपसे पूछा है कि एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी आपके पास आप लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। अब आपको जो है टाइम बोल दिया है कि 1 घंटा लेना है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो पावर आपके पास कितना आ गया, 100 वाट आ गया। और टाइम 1 आवर दिया हुआ था, 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो अब आपके पास देखिए कितना आ गया,
तो 6 6 36 आ गया, तो 3600 इधर आ गया और इधर 2 शून्य आ गया। तो अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, अगर इस 3 शून्य को अगर हम बताए थे कि आपको 1000 को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 36,000। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 360, ठीक है। और ये मैं इसको लिखूंगा किलो वाट, और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा था, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैंड टुगेदर। तो आप देखिए आप इसमें थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। ये कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ। करेक्शन क्या मतलब, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ कॉमर्शियल यूनिट पूछा है एनर्जी का, तो आपको मतलब यूनिट में निकाल के बताना है किलोवाट आवर में। तो पावर आपके पास कितना आ गया, तो पावर आपके पास कितना आया था 100 वाट आया था, आपको इसको किलोवाट में कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो अब ये किस में चेंज होगा, किलोवाट, और टाइम 1 आवर दिया ही हुआ है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, आप 20 से 20 कट कर लीजिए, तो कितना बचेगा आपके पास 0.1 किलोवाट आवर। और ये क्या होता है, 1 किलोवाट बिजली जो होता है 1 घंटा में किया गया खर्च, वही तो 1 यूनिट बनता है, तो इसी को क्या बोलेंगे 0.1 यूनिट आपने एनर्जी की खपत कर दी है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से, कितना फ्लुएंटली आप न्यूमेरिकल बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखिए, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें हमारा पावर जो है 4 किलोवाट दिया हुआ है आपके पास, और 4 किलोवाट दिया हुआ है, और कनेक्टेड है किससे 220 वोल्ट से। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई। तो पावर की जगह 4000 दिया हुआ है, 4 किलोवाट दिया हुआ था तो 4000 रख देंगे, और वोल्टेज की जगह 220 रख देंगे। तो यहाँ से क्या निकल गया, मेरा करंट निकल के आ गया। तो जब मैंने करंट यहाँ से निकाल लिया 18.18 एम्पियर, उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है, हीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमको पता है कि पावर को मैंने आपको बता रखा है कि पावर V स्क्वायर बाई आर होता है और I स्क्वायर आर होता है। तो करंट के टर्म में क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, तो आर क्या हो जाएगा पी बाई आई स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का वैल्यू 4000 है, और आई जो है आपके पास 18.18 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपको लगभग 12 ओम आ जाएगा। उसी तरह से आपको टाइम दिया हुआ है और एनर्जी पूछा था, तो कमर्शियल एनर्जी पूछ रहा था, तो पावर इंटू टाइम कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो पावर का जो यूनिट लेंगे यहाँ किलोवाट लेंगे, तो ये 4 किलोवाट ले लिया और 2 आवर दिया हुआ था, तो टोटल कितना आ गया 8 किलोवाट आवर आ गया। और 1 किलोवाट आवर को ही तो 1 यूनिट बोलते हैं, तो टोटल बिजली की खपत कितनी हो गई 8 यूनिट हो गई। तो आई होप ये इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिए ABHIGHQ, तो मैं वहाँ मिल जाऊँगा आपको, और आप वहाँ पर आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं उसे, और या फिर अगर आप मेल के जरिए पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।